नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आम नागरिकों की आशाओं को पूर्ण करने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया अपडेट, कहा विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। धनबाद के एक अपार्टमेंट में कल शाम आग लगने से 14 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पहले दिन 4 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन पत्र, नहीं हुआ एक भी नामांकन। आज नामांकन का दूसरा दिन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। इसके तुरंत बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। इससे पहले सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। कल वित्त वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट से पहले कल संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कल अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के जनवरी अपडेट को जारी किया। उधर मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदुओं के बारे में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के संभावित देवघर आगमन को लेकर देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कल समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने श्री शाह के प्रस्तावित 4 और 5 फरवरी के कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट, रूट लाइन, कार्यक्रम स्थल, बाबा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफको की नैनो यूरिया लिक्विड खाद की फैक्ट्री का संभावित शिलान्यास कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाना है। आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रतीक चिन्ह अर्थात लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभागी आज तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। प्रतीक चिन्ह को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बारे में और विवरण mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। गोड्डा से सियालदह तक जाने वाली गोड्डा सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन आज से आगामी 4 फरवरी तक रद्द कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्टेशन में रख रखाव कार्य की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसमें यह ट्रेन भी शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के शक्ति मंदिर रोड स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट में कल शाम भीषण आग लगने से 14 लोगों की जलकर और दम घुटने से मौत हो गई। वहीं 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि 12 फ्लोर के इस अपार्टमेंट में आग दूसरे तल्ले पर लगी और तीसरे तल पर पहुंचकर उसने विभत्स रूप ले लिया। हादसे में 10 महिलाओं, 3 बच्चे समेत एक पुरुष की मौत हुई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज
एवं अस्पताल और पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जिस अपार्टमेंट में आग लगी उसमें तीसरे तल पर रहने वाले सुबोध लाल की बेटी की कल शादी हो रही थी। विवाह समारोह में भाग लेने के लिए बाहर से भी लोग आए हुए थे। इसी दौरान दूसरे तल पर रहने वाले पंकज अग्रवाल के घर में जलता हुआ दिया कालीन पर गिर गया और कालीन ने आग पकड़ ली। यही आग फैलकर ऊपर तक जा पहुंची, जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। नामांकन की प्रक्रिया कल शुरू हो गई, जो 7 फरवरी तक चलेगी। चुनाव को लेकर पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। वहीं 4 उम्मीदवारों ने नामांकन प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय से खरीदा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन की घोषणा के उपरांत 31 जनवरी 2023 को गजट नोटिफिकेशन के पश्चात नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने बताया कि उपचुनाव के दौरान कुल 2025 मतदान कर्मी, 59 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 63 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। साथ ही सभी को चुनाव के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। मतदान कर्मियों एवं मतदान सामग्री को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों में राज्य के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिला स्तरीय अनुकंपा समिति में लिए गए निर्णय के बाद उपायुक्त रामनिवास यादव ने 2 मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को कल चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्रदान किया। साहिबगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की पहल पर कल हुई बैठक में बैंकों के ऋण समाधान के लिए कल विभिन्न स्थानों पर स्थायी लोक अदालत लगाने का निर्देश दिया गया। गोड्डा के उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा की अध्यक्षता में कल पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें 9 अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की जानकारी दी गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने धनबाद में आग से 14 लोगों की मौत और अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ियों के चयन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, धनबाद के अपार्टमेंट में आग, महिलाओं और बच्चों समेत 14 जिंदा जले। दैनिक जागरण की सुर्खी है, धनबाद के अपार्टमेंट में लगी आग, 14 की मौत। हिंदुस्तान ने सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ियों के चयन की खबर को प्रमुखता दी है। और दैनिक भास्कर, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने आर्थिक सर्वे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी आम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आम नागरिकों की आशाओं को पूर्ण करने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया अपडेट, कहा विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। धनबाद के एक अपार्टमेंट में कल शाम आग लगने से 14 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा।
और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पहले दिन 4 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन पत्र, नहीं हुआ एक भी नामांकन। आज नामांकन का दूसरा दिन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।